हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का घटक नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, बजट यानी सरकार का जो बजट है वो। तो माइक्रो का घटक नहीं है, तो ऐसा माइक्रो माने बड़ा, तो माइक्रो का घटक कौन नहीं है? तो माइक्रो का घटक नहीं है बजट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार अथवा मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में मांग को नहीं देखा जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है किसका? तो जो विक्रेता होता है वो। इसमें पूंजीवादी में मार्केट का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? मिश्रित और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन ए तथा बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस तथा जीएनपी एट मार्केट प्राइस में अंतर किस एक मद यानी आइटम्स के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विदेश से प्राप्त निव्वल आय। देखिए, जीडीपी किसको कहते हैं? तो जो भारत के अंदर यानी कि सीमा के अंदर जो कुल उत्पाद होता है उसे जीडीपी कहते हैं। और बाकी जो भारत के अंदर तथा विदेश में जो भारतीय मूल के निवासी है उसका इनकम, और भारत के अंदर जो स्वदेशी वाला है उसका इनकम, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो जीएनपी होता है। और जीडीपी में क्या होता है? तो भारत के अंदर का पूरा उत्पाद, चाहे वो विदेश की कंपनी हो या भारत की कंपनी हो, सभी का उत्पाद को जोड़ दिया जाता है तो जीडीपी हो जाता है। और केवल भारत का आदमी, चाहे वो भारत में काम कर रहा हो या विदेश में काम कर रहा हो, उसकी आय को जोड़ दिया जाता है तो जीएनपी हो जाता है। तो कहता है कि जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर है किस एक मद के कारण होता है? तो अंतर क्या होता है? तो वो होता है विदेशों से प्राप्त निव्वल आय, यानी कि जो उसका शुद्ध आय होता है, कुल आय, उसी के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास के विभिन्न आयाम तथा उसके अर्थ के जोड़ों पर विचार कीजिए। मतलब इधर एक वर्ड दिया हुआ है और इस साइड आपका राइट में क्या है? राइट में आपका इसका अर्थ दिया हुआ है। जैसे समावेशी है तो समावेशी किसको कहेंगे? तो इसका अर्थ इधर दिया हुआ है और उस अर्थ को ये देखना है कि सही है या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे क्या करना है? सही को चूज करना है। तो इसमें पहला क्या है? समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक कमजोर वर्ग के लोगों को विकास में प्राथमिकता, तो विकास में जो प्राथमिकता होती है उसी को क्या कहते हैं? समावेशी विकास, यानी कि जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं सभी का विकास क्या कहलाता है? समावेशी विकास। दूसरा क्या है? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास किसको कहेंगे? तो आर्थिक विकास इसमें ऑप्शन में यहाँ दिया है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने की रणनीति आर्थिक विकास कहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक विकास का अर्थ ही होता है नागरिकों के जीवन स्तर को हाई लेवल तक पहुंचाने की रणनीति, यानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट, धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होता है? तो जो भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो विकास की रणनीति तैयार की जाती है उसे धारणीय विकास कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है? ऑप्शन सही है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों का अर्थ क्या है? सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये तो सम्मिलित है। ग्रामीण गरीबी को दूर करना, ये भी सम्मिलित है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी ठीक है।
पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखने, यही गलत है। पुरानी जो भूमि से संबंध है, भूमि का जो नियम कानून है उसको बनाए रखना, यही क्या है आपका सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल निव्वल ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को देना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18%। 18% उसको कृषि के क्षेत्र में देना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18%। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यक्त करना होता है। जी नहीं, गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। नहीं, अनिवार्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप CSR दीजिए। ये भी कथन क्या आपका गलत है? ये भी कथन आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में कौन कथन सत्य है? सही, तो सही तो कोई नहीं, न एक सही है न दो है, यानी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय पूछ रहा है, आप बताइए इसका तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो कृषि प्राथमिक में आ जाएगा, वानिकी भी प्राथमिक में आ जाएगा, विनिर्माण सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा? व्यापार। तो व्यापार आपका सेवा क्षेत्र का काम तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। विनिर्माण में किसी चीज का निर्माण करना होता है। कृषि आपको पता है, वानिकी भी आपको पता है। तो वानिकी, कृषि, ये दोनों के दोनों फर्स्ट सेक्टर में आ जाएगा, और थर्ड सेक्टर में व्यापार आ जाएगा, और सेकंड सेक्टर में क्या आ जाएगा? विनिर्माण, यानी जैसे कलम का निर्माण करना औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है, तो सेकंड में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना हुई है? 12। अभी तक कुल कितना हुआ है? 12 पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर इसके जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग, इसके जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग। नेक्स्ट, एक इच्छुक तथा योग्य व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करना चाहता है। यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ये तो हकीकत है कि उसको क्या बोलेंगे? बेरोजगार बोलेंगे, यानी कि उसको रोजगार नहीं है बल्कि अल्प रोजगार है। अल्प रोजगार है, तो अल्प रोजगार में भी कौन सा? तो एक अल्प रोजगार, दृश्य अल्प रोजगार, अदृश्य अल्प रोजगार। तो देखिए इसको समझिए, अल्प रोजगार में क्या होता है कि दो तरह का हो जाएगा, एक अदृश्य और एक दृश्य। मतलब कि एक वैसा व्यक्ति होता है जो रोजगार में रहेगा और सबको दिखता है कि वो रोजगार में है, बट क्या है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम उसको नहीं मिल पाता है, तो वैसे रोजगार को हम लोग दृश्य अल्प रोजगार बोलते हैं। यानी कि जो लोगों को दिख रहा है बट वो जितना उसको काम चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो क्या यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उसके जो इच्छा है उसके विरुद्ध उसको केवल कितना मिलता है? 4 घंटे काम मिलता है। बताइए, उस बेरोजगारी उसके पास नहीं है, वो रोजगार में है, बट कैसा है? अल्प। तो अल्प में भी कैसा है? तो अल्प में दृश्य, यानी लोगों को दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी दृश्य अल्प रोजगार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है या सत्य? निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कि गलत है? असत्य माने गलत। गलत को ही हम लोग को क्या करना है? चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले पढ़ लीजिए। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, सही है। साधन सीमित होते हैं, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये भी सही है। चौथा, साधनों के वैकल्पिक उपयोग नहीं है,
यही गलत है। साधन जो है उसका बहुत सारा वैकल्पिक उपयोग है, और इसी वैकल्पिक योग की ओर तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। साधनों का वैकल्पिक उपयोग की तरह ही क्या किया जाता है, ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग नहीं है, बल्कि उपयोग है, वैकल्पिक उपयोग है। तो यहाँ कौन सा क्या पूछा आपको कि कौन गलत है, यानी गलत को चुनना है। तो गलत कौन है, तो गलत आपका डी है। बल्कि यहाँ पास क्या होना चाहिए, तो साधनों के वैकल्पिक उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पास क्या दिया है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग नहीं होता है, तो ये गलत दिया है। नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बताइए इसका जवाब। ये बिल्कुल आसान है, इसका उपयोगिता शून्य हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। पूरक वस्तु में एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है, बात सही है। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होता है, जैसे चाय और कॉफी याद कीजिए कि अगर चाय का रेट महंगा हो जाए तो लोग चाय पीना छोड़ करके कॉफी पी सकता है। तो चाय के बदले क्या यहाँ आ गया, कॉफी आ गया। तो कॉफी क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन वस्तु कहलाएगा। तो जब एक कप प्रतिस्थापन में एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे का मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि पूरक वस्तु किसको कहते हैं, तो पूरक वस्तु उसको कहते हैं जो एक के बिना एक ना चले। जैसे कार है, और कार में पेट्रोल नहीं रहेगा, कार चलेगी नहीं चलेगी। तो पूरक वस्तु में क्या है कि एक की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरा का मांग क्या होने लगता है, कम हो जाती है। दूसरा का मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पूरक यहाँ पास क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु में एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग में कमी हो जाती है, बिल्कुल कमी हो जाती है। अब कार का रेट बढ़ जाएगा तो कार लोग खरीदना कम कर देगा, तो पेट्रोल का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा दो, यानी एक तथा दो दोनों कथन क्या आपका सही है, यानी कि सी। नेक्स्ट, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। तो मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णतः लोचेदार मांग। पूर्णतः लोचेदार मांग। देखिए, दो चीजें होती है, एक लोच होता है, एक बेलोच होता है। तो लोचेदार उसको कहते हैं जिसके मांग में परिवर्तन होते रहता है, और बेलोच उसको कहा जाता है जिसके मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जिसमें कीमत थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होने पर अनंत परिवर्तन हो जाता है उसके मांग में। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग पूर्णतः लोचेदार कहते हैं, पूर्णतः लोचेदार। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। 15वां क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन जो होता है, इसको याद रखिएगा, उत्पादन के साधन का फलन होता है। यानी कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो साधन का, उत्पादन के साधन का। इसको याद रखिएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा वर्ग लाभ की स्थिति में रहेगा। तो जब मुद्रास्फीति होता है तो हमेशा उत्पादक लाभ में रहता है, याद रखिएगा, हमेशा उत्पादक। क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और जब महंगाई बढ़ेगा तो फायदा उसी का होगा जो किसी चीज को प्रोडक्ट देगा, यानी कि उत्पाद करेगा। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति माने महंगाई एक तरह से क्या है, ये महंगाई है। महंगाई में हमेशा किसका लाभ होता है, ग्राहक का लाभ नहीं होता है, बल्कि उत्पादक का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक वर्ग का। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति की निम्नलिखित में कौन एक कारण नहीं हो सकता है। मुद्रा का मांग प्रेरित मुद्रा बोल रहा है, क्या है, मांग प्रेरित मुद्रा। ऑप्शन क्या है, विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में कौन कारण नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी लोन का ऋण को आप बढ़ा दीजिए, जैसे आप मान के चलिए कि अभी कोई बैंक है वो 4% पर लोन दे रहा है और कुछ दिन के बाद वो 8% पर देने लगे, तो क्या आप जाइएगा यहाँ लोन लीजिएगा? लोन लेने से कतराइएगा। तो लोन लेने से अगर कतराइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप खुद सोचिए। विस्तार नीतियां होगी? नहीं हो जाएगी। राजकोषीय प्रोत्साहन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उच्च क्रय शक्ति होगी? ये भी नहीं होगी। क्या हो जाएगी? बढ़ती ब्याज दर, विभेदात्मक ब्याज दर, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित उषा थोराट समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करना तथा उसको सशक्त बनाना। जी नहीं, गलत। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। सही है। नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करना। जी नहीं। निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवा उपलब्ध करना, ये इसका काम नहीं है। ये भी क्या है आपका? गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन, जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे याद रखिएगा बॉन्ड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? सत्य कथन को क्या करना है? हम लोग को देखना है। यह एक प्रगतिशील कर है। सही बात है, प्रगतिशील है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। नहीं, यह राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक अनुपातिक कर है। नहीं, अनुपातिक कर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 क्या है आपका? सही है। 1 और 2। नेक्स्ट, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा शराब पर उत्पादन कर जो होता है वो सरकार लगाती है जो राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो जिस राज्य में शराब का उत्पादन किया जाता है उस राज्य का राज्य सरकार क्या करती है? उस पर टैक्स लगा देती है। तो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगता है? नहीं लगता है। नगर निगम द्वारा? नहीं। जिला बोर्ड द्वारा? नहीं। किसके द्वारा लगता है? राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? बी। क्वेश्चन 23, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजस्व घाटा, आय व्यय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। याद रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा होता है। सबसे ज्यादा घाटा होता है जो राजकोषीय घाटा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है? पूंजी का वह हिस्सा जो स्वयं के लिए मांग लिया गया है। नहीं, गलत है। किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। नहीं, इसका अर्थ है नहीं है। पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयरधारकों से प्राप्त किया है। ये सही है। वह पूंजी जो कंपनी समय समय पर अभिदान के लिए जारी करता है। ये गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। विश्वसनीयता प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो। नहीं, सरकार इसकी गारंटी नहीं देती है। ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। नहीं,
ऐसे शेयर जिन पर लगातार उच्च दर का लाभ हो, जिसपे उच्च दर का लाभ हो, उसी शेयर पर लोग विश्वास करते हैं। जिसका शेयर घटने लगता है तो उस शेयर होल्डर जो होता है अपनी शेयर को क्या करते हैं, बेच करके हटने लगते हैं। तो विश्वसनीयता प्रतिभूति से तात्पर्य है ऐसे शेयर का जिसका शेयर उच्च लागत से बढ़ रहा हो। जैसे आप ऐसा समझिए, एक टाटा का शेयर है, अब एक कोई मान के चलिए रिलायंस का शेयर है, तो अगर टाटा का शेयर का कीमत बढ़ रहा है तो लोग का विश्वास किसके प्रति ज्यादा होता है, तो टाटा के प्रति होगा। रिलायंस का अगर शेयर का दाम घट रहा है तो लोग उसके विश्वास क्या करते हैं, खो देते हैं और उसके शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या कहता है, विश्वसनीयता प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यही है कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार उच्च दर यानी उच्च लाभ यानी कि उसका कीमत क्या हो, बढ़ता रहे, उच्च दर का लाभ हो, उससे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक है, बताइए। अजय बंगा आपका कहाँ का है, विश्व बैंक है तो ये अमेरिका का। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये है आपका रूस। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के नाम को जोड़ करके इसको क्या रख दिया गया है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के जो लेखा वर्ष है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष नहीं है, बल्कि इसका क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कहेगा तो जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। और अगर केंद्र वाला कह दिया तो याद रखिएगा केंद्र अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा, बजट वाला अप्रैल से मार्च। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी से दिसंबर। नेक्स्ट, जेफ बेजोस जिनकी गणना विश्व के अग्रणी उद्यमियों में होती है, निम्नलिखित में किस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो याद रखिएगा कि जो जेफ बेजोस है वो अमेजोन का है। शिव नडार जिनकी गणना भारत के अग्रणी उद्यमियों में होती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक है, HCL का। किसकी है, HCL का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत बताना है, यानी कि जो इसमें गलत है यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है। जैसे ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी क्यों चला था, तो 2023 में सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाना, सही है, ये स्वदेश लाने के लिए चलाया गया था। दूसरा, वंदे भारत मिशन, भारत में तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना, नहीं, ये सही नहीं है। वंदे भारत मिशन जो है भारत में तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की में आए भीषण भूकंप में फंसे लोगों को निकालना तथा राहत सामग्री पहुंचाना, हाँ ये भी सही है। 2023 में जब भूकंप आया था तुर्की में, भारत के जो है सैनिक वहां गए थे, अपना मेडिकल सुविधा भी लेकर के गए थे, और वहां से जो फंसे हुए लोग थे भूकंप में उसको बाहर निकाला था। ऑपरेशन राहत 2015 में युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण NMHC का निर्माण जो है वो आपको कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है लोथल। कहाँ किया जा रहा है, लोथल। कहाँ में है, गुजरात। कहाँ,
गुजरात, लोथल गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मलखंब को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाल ही में इस मलखंब खेल को अपना राज्य खेल का दर्जा दिया है, मलखंब। नेक्स्ट, क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र नागेश्वरम को किस राज्य ने भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो याद रखिएगा कि अगर नागेश्वरम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, संवैधानिक रूप से जनगणना किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? बताइए इसका आंसर। ये संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। किसके अंदर में आती है? केंद्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अधिकृत रूप से विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? तो स्वर्ण भंडार अगर कह दिया अधिकृत रूप से तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, गज उत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिए गज उत्सव कह देगा तो असम, गज उत्सव असम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2017 में भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। सही है। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। सही है। चीन, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य राष्ट्र है। सही है। यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है आपका? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कि गरीबी सूचकांक कह दिया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसका क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नेक्स्ट, हाल ही में गोलापुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बंदरगाह किस राज्य में है? वो बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ओडिशा। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराजा ने जीता है। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराजा। नेक्स्ट, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत दल का नेतृत्व की बात की जाए तो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। नेक्स्ट, वार्षिक बोनालू महोत्सव किस राज्य पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि बोनालू महोत्सव कह दिया तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद मनाया जाता है। नेक्स्ट, आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर पहली महिला कह देगा इसका आंसर हो जाएगा प्रीति अगलयम, प्रीति अगलयम। नेक्स्ट, एसबीआई कार्ड ने किसे 2 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो याद रखिए एक ये है अभिजीत चक्रवर्ती, हाल ही में न्यूज में भी आपका प्रकाशित हुआ था। किस राज्य ने शहरी जल निकायों के विकास के लिए अम्मा पोखरी कहेगा? तो याद रखिएगा अम्मा पोखरी कहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओडिशा। अम्मा पोखरी कहाँ है? उड़ीसा। तो अम्मा पोखरी परियोजना शुरू की है तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, उड़ीसा ने शुरू की है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिएगा भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष हैं अवध अर्जुन, अवध अर्जुन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जिमेक्स 23 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? तो जिमेक्स 23 कह दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को कंप्यूटर प्रदान करने की योजना की घोषणा की है? तो ये आपका असम सरकार ने किया है। ये असम सरकार ने मेधावी छात्रों को कंप्यूटर और स्कूटर देने की घोषणा की है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहे।